हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम लैब असिस्टेंट 2026 की भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषकर भूगोल विषय के लिए। तो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसकी सीटें कितनी आई हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तैयारी किस प्रकार से करूं, मैं कौन सी बुक्स पढ़ूं, मैं किस चैनल पर पढ़ूं, मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन के अंदर आते हैं। उसके पश्चात भी आता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं किस प्रकार की रणनीति बनाऊं ताकि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं भूगोल विषय के लिए ही आज मैं चर्चा करूंगा, भूगोल विषय पर ही। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखते हैं कि लैब असिस्टेंट 2026 की जो भर्ती है भूगोल विषय के लिए, इसके अंदर जो पेपर कैसा आएगा। इसके दो पार्ट्स है फ्रेंड्स। आप कभी भी ये मत देखना विज्ञापन के अंदर कि इसके अंदर कितनी पोस्ट आए। सबसे पहले अपना आप लक्ष्य बनाइए कि मेरा लक्ष्य क्या है। हो सकता है आपका आगे कुछ बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो आपका लक्ष्य है वो है लैब असिस्टेंट की एग्जाम। उसके अंदर आपके मन में रहता है कि इसके अंदर कितनी पोस्टें आई हैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, पुरुष की कितनी है, महिलाएं कितनी। उस पर हम मातापची करते हैं। छोड़ दीजिए। आप किसी भी एग्जाम के अंदर शामिल हों उससे पहले आप कभी भी सीटों के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आपके दृष्टिकोण के अंदर यही रहना चाहिए कि केवल एक सीट निकली है, सरकार ने केवल एक सीट ही निकाली है और वो सीट मेरे लिए है, उस सीट पर मेरा अधिकार है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, न कि सीटों की संख्या के ऊपर। तो सबसे पहले आपका माइंड के अंदर एक प्रतिबिंब बन जाना चाहिए कि सरकार ने केवल एक ही सीट निकाली है और वो सीट 100% मेरे लिए निकाली है और उस सीट को मैं पाकर कर रहूंगा। आपका आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए। दूसरा, उसके पश्चात आप देखें, आप दुनिया की परवाह न करें। कई बार आपको लोग ताना मारते हैं कि आपने वो एग्जाम दी, कभी वो एग्जाम देते हैं, आपने आज तक कभी भी किसी प्रकार के एग्जाम कंपटीशन फाइट किया या नहीं किया। छोड़ दीजिए, आप लोगों की दुनिया की परवाह मत कीजिए, केवल आप मस्त हो जाइए आप। और मैं कहता हूं कि आप पढ़ाई के अंदर मस्त होने का अर्थ क्या होता है, 100% उसके अंदर घुल मिल जाओ, आप उसके पीछे पड़ जाओ, आप पागलों की भांति आप उसके अंदर पीछे पड़ जाओ। लोग कहेंगे ये पागल हो गया, कहने दीजिए आप। लोग कहेंगे क्या इसका सिलेक्शन नहीं होगा, कहने दीजिए आप। इससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों की बात को छोड़ दीजिए। जो लोग आज ये कहते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेंटल हो गया है या पढ़ाई के अंदर कमजोर है, क्या ये कंपटीशन फाइट कर गया, वही लोग जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग आपके पास मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे और कहेंगे अरे हम तो पहले भी कहते थे कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आपका एक सीट पर आपका अधिकार था। वही आपको बधाई देने के लिए आएंगे। लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं उस टाइम आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। संघर्ष के समय जहां मेरा दृष्टिकोण है, यदि कोई किसी का साथ देता है तो केवल हमारा आत्मविश्वास ही है जो हमारा सहयोग करता है। हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ही हमारा सहयोग करती है। इसके अलावा आप किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, किसी पर आप भरोसा मत कीजिए कि आपको संघर्ष के समय आपका कोई सहयोग करेगा। आपका आत्मविश्वास, आपके दो हथियार हैं, आपका आत्मविश्वास और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जो ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये तो होगी हमारी कॉमन बातें। उसके पश्चात देखिए, इसके अंदर जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा। इसके अंदर दो पेपर आएंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। जो भाग फर्स्ट आएगा वो राजस्थान जीके से रिलेटेड होगा। अब राजस्थान जीके और दूसरा होगा हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी का, यदि कोई बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का। तो इस प्रकार से मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो हमारा जो सेकंड पेपर आएगा हमारा भूगोल विषय का आएगा। जो फर्स्ट पेपर आएगा वो राजस्थान जीके से रिलेटेड आएगा। जो फर्स्ट पेपर भाग फर्स्ट है वो 100 अंक का आएगा
उसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर से भी आ जाते हैं। राजस्थान का इतिहास आ जाता है, राजस्थान की कला आ जाती है, राजस्थान की संस्कृति आ जाती है, और राजस्थान का भूगोल आ जाता है, राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो आ जाता है। इन सभी से मिलकर जो पेपर आएगा वो 100 अंक का आएगा। दूसरा जो हमारा भाग रहेगा वो भाग वो भूगोल विषय से रिलेटेड आएगा, और भूगोल विषय से जो रिलेटेड आएगा वो 200 अंक का होगा। टोटल हमारी एग्जाम होगी वो 300 अंकों की होगी। फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होगा राजस्थान जीके का होगा वो 100 अंक का है। तो सेकंड पेपर हमारा जो कि विषय से रिलेटेड होगा वो 200 अंक का, टोटल 300 अंक हो गए। अब फ्रेंड्स आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है वो देखिए। आपको ये जो 300 अंक आएंगे इसके अंदर आप ये भी ध्यान रखें कि इसके अंदर 40% मिनिमम मार्क्स लाने आपके अनिवार्य होंगे। यदि आप 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो दोस्त आप आउट हो जाएंगे। आप नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। जो आप जो सिलेबस है उसका जो बेस है वो +2 लेवल है। आप +2 लेवल अब क्या करते हैं कि आप तैयारी करते हैं तो लेवल दे दिया +2 लेवल, और आप पीजी लेवल यूजी लेवल उसके अंदर घुसते जाते हैं कि हो सकता है उसके पीजी लेवल का दे दे यूजी नहीं। आप यदि 9th से लेकर 9th 10th और +1 और +2 इन 4 क्लासों की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैं ये आपसे अनुरोध करता हूं कि सब्जेक्ट के लिए आप बेटर रहेगी आपकी। सबसे पहले आप जो टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप गाइडों के पीछे मत भागिए। आप गाइडें होते हैं, गाइडें तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर देते हैं, लिख देते हैं, मालूम नहीं होता है लिखने वाले को, ये भी मालूम नहीं होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। दुनिया भर की त्रुटि आप देख उठा लेना आप कि एक पृष्ठ के अंदर कुछ लिखा है, आगे चलकर 20 पृष्ठों के पश्चात कुछ और लिखा है, और अगले पृष्ठों के अंदर कुछ और लिखा है। वही चीजें एक टॉपिक है, आपको अलग अलग मिलेगा आपको, क्योंकि उसको लिखने वालों को मालूम नहीं होता है, तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। तो आप कौन सी क्या पढ़ना है आपको, केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना है आपको, और वो भी कौन सी, केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ने। कौन सी क्लास से, 9th 10th और 11th और 12th 4 क्लासों की। और मैं जहां तक आपको यदि कहीं आपको मिल जाए बुक स्टोर पर पुरानी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो मिल जाए तो बेटर होती हैं। आज से करीबन 7-8 साल पहले 9-10 साल पहले जो एनसीईआरटी बुक्स चलती थी उसके अंदर जो पैटर्न था बहुत शानदार था। जो वर्तमान के अंदर आई है उसके अंदर मुझे वो भी अच्छा, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितने की पुरानी बुक्स के अंदर। मेरे पास देखिए ये भूगोल विषय के लिए है, देखिए ये भूगोल एनसीईआरटी बुक्स है भूगोल विषय के लिए। तो देखिए भूगोल विषय के लिए इसके अंदर ये है एनसीईआरटी की बुक्स 2006 की है, बहुत शानदार बुक्स है ये एनसीईआरटी की। ये 9th क्लास के लिए है, और ये देखिए 11th के लिए, ये भी भारत का भौतिक पर्यावरण है, ये 11th के लिए है। ये जो किताबें हैं मेरे पास, जो ये राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, ये भी अच्छी हैं, उनको मिल जाए तो पुरानी वाली पढ़ना। अब देखिए हम टॉपिक्स पर चलते हैं हमारे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भूगोल विषय के लिए। भूगोल विषय के अंदर जो 200 अंक आ रहे हैं उसके अंदर आपको 11th और 12th का जो लेवल दिया गया है उसके अंदर भूगोल की 2 शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं। एक तो होता है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। हमारे जो 11th के अंदर चलती है वो चलती है भौतिक भूगोल, और +2 के अंदर चलती है वो चलती है मानव भूगोल। और ये जो आप अन्य टॉपिक देखते हैं सिलेबस के अंदर वो क्या है, इनकी शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं और मानव भूगोल की शाखाएं। आप देखिए जब क्लास 11 की आप बुक्स उठाते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए उठा लेता हूँ, ये क्लास 11 की जो बुक्स है उसके अंदर आप टॉपिक देखेंगे तो मैं आपको देखिए इसके अंदर दिया है। देखिए इसके अंदर आपको देखेंगे भौतिक भूगोल क्लास 11 के अंदर इसके अंदर पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला हमारा जो भौतिक भूगोल के जो पार्ट्स है कौन कौन सा होता है, पर्यावरण भूगोल है, भू आकृति भूगोल है, जलवायु विज्ञान है, मृदा भूगोल है, समुद्र विज्ञान है, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी क्या है भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जियोमॉर्फोलॉजी आएगा, भू आकृति विज्ञान के बारे में आएगा, दूसरा हमारा जलवायु की संबंधित आएगा, रिलेटेड आएगा, तीसरा हमारा जो
पर्यावरण भूगोल है, उससे रिलेटेड आएंगे। ये सभी क्लास 11 के अंदर आएंगे आपके, ये सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। उसके पश्चात जब आप पढ़ते हैं मानव भूगोल, जो क्लास 12 के अंदर लगती है, मानव भूगोल के अंदर क्या आता है, हम कृषि भूगोल देखते हैं, आदिवासी भूगोल देखते हैं, आर्थिक भूगोल देखते हैं, परिवहन भूगोल ये पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंदर। ये सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं, अब जो कि आपको क्लास 12 की जो बुक्स है उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। उसके पश्चात है इसके अंदर हमारा जो देखिए वो आएगा प्रायोगिक भूगोल। तो भूगोल के अंदर केवल आपको 3 ही चीजें हैं। कौन सी? क्लास 11 के अंदर भौतिक भूगोल, क्लास 12 के अंदर मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। क्लास 11 और 12 की जो प्रायोगिक भूगोल आती है उनका आपको अध्ययन करना है। इसी के अंदर जो सभी शाखाएं, जो टॉपिक्स दिए गए उनकी सभी शाखाएं उसके अंदर चलिए। अब आपको भूगोल पढ़ने का किस प्रकार का तरीका होता है? मैं कहता हूं कि भूगोल आप पढ़ते हैं, भूगोल एज एक साइंस सब्जेक्ट है, हालांकि आर्ट्स के अंदर आता है, लेकिन मैं उसको साइंस सब्जेक्ट मानता हूँ। रटाफिकेशन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, डीपली समझने की आवश्यकता होती है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है करीबन 7-8 सालों के अंदर। वो क्या होता है, 2 ट्रेंड चल रहे हैं। पहला जो ट्रेंड मैं देखता आ रहा हूँ वो है ट्रिक पद्धति। किस प्रकार से? जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो रटाफिकेशन लगाते हैं, ऐसे अफगानिस्तान, वैसे देखिए बांग्लादेश, जैसे चीन, इस प्रकार मिलाकर मालूम नहीं नाम बनाते हैं। उसके पश्चात उनको आवड़ते हैं। जो देखिए ट्रिक पद्धति सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी, ट्रिक पद्धति। दूसरा रटाफिकेशन पद्धति सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। असफलता के पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण है, ट्रिक पद्धति, दूसरा हमारी कौन सी? रटाफिकेशन पद्धति। तीसरा हम क्या करते हैं, केवल ऊपरी स्तर पर हमारा नॉलेज होता है, डीपली नहीं होता है। मैं आपको देखिए एग्जांपल, आपको मैं कौन सा एग्जांपल दूं? देखिए हमारा लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? मैं कई बार प्रैक्टिकल लेने के लिए जाता हूँ कॉलेजों के अंदर या स्कूलों के अंदर। उस टाइम के अंदर मैं बच्चों से मैं रूबरू होता हूँ। मैं एक वास्तविक उदाहरण बता रहा हूँ जो मेरे सामने आता रहता है। उदाहरण यह है कि जब मैं प्रैक्टिकल लेने के जाता हूँ, मैं बच्चों के सामने बिठाता हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके हमारे यहाँ लोहा इस्पात उद्योग चलता है? वो चलता है। बोले हाँ सर चलता है। उस चैप्टर के अंदर है? बोले हाँ सर उस चैप्टर के अंदर है। तो बच्चों आपने कभी इस्पात के बारे में सुना है? बोले सुना है। पढ़ा है? बोले पढ़ा है। इस्पात देखा भी है क्या? बोले नहीं सर हमने नहीं देखा। तो कभी आप घूमने जाते हैं और जाते हैं उस टाइम के अंदर आप इस्पात नहीं देखा? बोले नहीं। तो कभी आपको सर आपको घुमाने के लिए ले जाते हैं म्यूजियम में, इस्पात नहीं दिखाते? और नहीं दिखाते हैं सर। आपकी इच्छा है क्या इस्पात देखने की? और हाँ सर हमारी इच्छा है इस्पात। तो मैं कहता हूँ मैं मेरे साथ लेकर आया हूँ, आपको इस्पात दिखाऊंगा। तो हाँ कहते हैं सर हाँ दिखाइए दिखाइए। तो हकीकत यह है कि हम देखिए यूजी कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, और शायद आपको भी मालूम नहीं होगा इस्पात क्या है। क्या इस्पात आपने कभी देखा भी क्या है? इस्पात का नाम क्या है? इंग्लिश में कहते हैं स्टील। जब हम जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं उस टाइम सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर को धातु जाता है, वो इस्पात जाता है। इस्पात यानी स्टील की चम्मच के अंदर ही हमें जन्म घंटी दी जाती है। और घर के अंदर सारे जो बर्तन होते हैं हमारे, थाली गिलास लोटा बाल्टी, सब कुछ किसके होते हैं? इस्पात के होते हैं, यानी स्टील के होते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? स्टील। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? इस्पात। लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता है। कई बार तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टील की बोतल साथ ले जाता हूँ, स्टील की बोतल बच्चों को कहता हूँ इसको पकड़ के बैठ जाइए आप। तो बच्चे क्या करते हैं? इस प्रकार से स्टील की बोतल को हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके पश्चात मैं कहता हूँ कि बच्चे कभी आपने इस्पात देखा क्या? वो कहते हैं सर हमने नहीं देखा। फिर मैं कहता हूँ देखिए आप कहते देखा नहीं, आपके हाथ के अंदर क्या इस्पात है? ये हमारा नॉलेज है। ये क्या है? रटाफिकेशन। क्योंकि जब हम देखते हैं तो समझते नहीं है, केवल इस्पात इस्पात इस्पात, लोहा इस्पात इस्पात। होता है क्या लोहा है? जब आयरन के अंदर क्रोमियम है, निकल है, जिंक है, ये धातु मिला दिए जाते हैं, लोहा क्या बन जाता है? मजबूत बन जाता है, चमकीला बन जाता है। और क्या बन जाता है? इस्पात बन जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील। और हमारे साथ के अंदर अध्ययन करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग। इस प्रकार से आप रटाफिकेशन पद्धति से बचिए, आप समझिए। हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण 2 ही हैं। अगला हम ले चलते हैं कि उनको कहाँ से मैं शुरू करूँ? सबसे पहले कौन सी पढ़ूँ मैं? भौतिक भूगोल पढ़ूँ, मानव भूगोल पढ़ूँ या प्रायोगिक भूगोल पढ़ूँ? मैं कहता हूँ सबसे पहले आप भौतिक भूगोल पढ़िए। आप उससे पहले आप मैप पढ़िए। जब भी आप मैप पढ़ते हैं आप, तो मैप के आधार पर भौतिक भूगोल पढ़िए।
और पढ़ते समय आपकी जो स्टडी टेबल है और आपका मुंह है हमेशा नॉर्थ दिशा के अंदर होना चाहिए। नॉर्थ दिशा के अंदर आप मुंह करके बैठ जाइए। आपके सामने एटलस की बुक्स है वो होनी चाहिए। उसके पश्चात आप भौतिक भूगोल पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़िए, उसके पश्चात मानव भूगोल है वो पढ़िए। मानव भूगोल पढ़ने के पश्चात आप जो प्रायोगिक भूगोल है वो पढ़िए। उसके पश्चात आप रिवीजन कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी एक सीट अवश्य निकालेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए किस प्रकार से आप रटाफिकेशन करते हैं। जैसे तांबा आ गया, ये हमारा टॉपिक रहता है तांबा। तो देखिए तांबा क्या करते हैं, आप रटते हैं कि राजस्थान के अंदर तांबा कहाँ निकलता है, भारत के अंदर तांबा कहाँ निकलता है, विश्व के अंदर तांबा कहाँ निकलता है। तो हमारे दिमाग के अंदर होना, जैसे नाम आया तांबा या कॉपर, तुरंत हमारा दिमाग चला जाना चाहिए तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपेरेटिव अध्ययन। किस प्रकार से कि राजस्थान के अंदर तांबा कहाँ निकलता है, झुंझुनू जिलों के अंदर निकलता है, झुंझुनू के अंदर कहाँ पर, खेतड़ी के अंदर निकलता है। उसके पश्चात इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ निकलता है, एमपी के अंदर निकलता है, कौन सा जिला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, वहाँ पर निकलता है, माइंस है। उसके पश्चात झारखंड के अंदर निकलता है, झारखंड के अंदर कौन सा जिला, सिंहभूमि जिला है, वहाँ पर निकलता है। उसके पश्चात ले जाइए वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर ये तांबा कहाँ निकलता है, चिली के अंदर निकलता है। चिली के अंदर, चिली की किस साइड के अंदर, नॉर्थ चिली या मध्य चिली या साउथ चिली, नहीं साउथ चिली के अंदर नहीं निकलता है, मध्य में नहीं निकलता है, तो नॉर्थ चिली है उसके अंदर निकलता है। नॉर्थ चिली के अंदर कहाँ पर निकलता है, नॉर्थ चिली के अंदर एक डेजर्ट है, कौन सा, अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल के अंदर क्या निकलता है, तांबा निकलता है। चिली के अंदर कितना तांबा निकलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का 25 से लेकर 30% तांबा का उत्पादन होता है, वो कहाँ होता है, चिली के अंदर होता है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो माइंस है तांबे की वो कहाँ पर है, एस्कोडिंडा माइंस है, वो कहाँ पर पड़ती है, चिली के अंदर पड़ती है, नॉर्थ चिली के अंदर पड़ती है, अटाकामा मरुस्थल के अंदर पड़ती है। विश्व की द लार्जेस्ट ये माइंस है कॉपर की। जैसा ही अटाकामा मरुस्थल नाम आता है तो आपके दिमाग के अंदर चला जाना चाहिए कि अटाकामा मरुस्थल के अंदर ये कौन सा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे ड्राई मरुस्थल है, ये सबसे सूखा मरुस्थल है। आप चिली कहाँ पड़ता है, चिली देखिए कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। इसका नाम चिली क्यों पड़ा, चिली का अर्थ होता है मिर्च जैसी आकृति वाला देश, ऐसा देश जिसकी आकृति कैसी, मिर्च के समान हो। इस प्रकार देखिए मैं इस प्रकार से मिर्च के समान कि यहाँ से ये भाग चिली है, तो चिली का यहाँ से ये नॉर्थ चिली है, ये कौन सी चिली है, मध्य चिली है, ये साउथ चिली, इस प्रकार लंबी आकृति वाली है ये। और नॉर्थ के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है, मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। और जो मध्य चिली है, मध्य चिली के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है, इसके अंदर यूरोप सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। और जो साउथ चिली है उसके अंदर कौन सी जलवायु मिलती है, शीतोष्ण जलवायु मिलती है। इस प्रकार से हमें तुरंत क्या पढ़ रहे हैं, कॉपर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर वहां चला जाना चाहिए कि कॉपर कहाँ मिलता है, तो चिली के अंदर, चिली कौन सा देश है, इस प्रकार का देश, चिली के पड़ोसी देश कौन से। इस प्रकार से मैप के आधार पर आप तैयार करेंगे तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको करने में सक्षम होंगे। टाइम लग जाए लेकिन आप रटाफिकेशन नहीं करें, डीपली पढ़ें, किसी भी चैनल पर पढ़ें। मैं नहीं कहता है कि वो चैनल पर पढ़ें, वो पढ़ें आप, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए। आप गाइड को, मैं तो नहीं कहता कि आप गाइड पढ़िए, आपकी मर्जी है पढ़ें तो पढ़ें, और टेक्स्ट बुक। अन्यथा आप हाई लेवल बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ें, आप स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं वो पढ़िए। भौतिक भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो सेविंदर सिंह की है, मैं पढ़ता रहता हूँ सेविंदर सिंह की भूगोल, और सेविंदर सिंह की जो है जो भौतिक भूगोल अच्छी है मेरे दृष्टिकोण से। और यदि आप भारत का भूगोल पढ़ना चाहें, डीपली पढ़ना चाहें, एक बार देखना चाहें, तो मैं आपको कहता हूँ देखिए ये बंसल की किताब है भारत का भूगोल, मीनाक्षी पब्लिकेशन की, सुरेश चंद्र बंसल, अच्छी है। और यदि आप, ये तो आपके नहीं लगती है, जो रिसर्च है वाली है ये तो आपके नहीं लगती है, ये तो उसके अंदर कॉलेज वालों की लगती है। राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाहे, राजस्थान का भूगोल, तो ये देखिए राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक्स है, द बेस्ट है। कृषि भूगोल के अंदर, ये कृषि भूगोल मैं कह रहा था ना, कृषि भूगोल, ये माजिद हुसैन की किताब द बेस्ट है ये। और प्रायोगिक भूगोल के अंदर यदि आप जो प्रायोगिक भूगोल पढ़ते हैं, यदि आपके 11वीं और 12वीं जो बुक्स है उसके अंदर आपकी समझ में नहीं आता है और डीपली और आप पढ़ना चाहते हैं और क्वेश्चन भी यदि आप देखना चाहते हैं, तो ये देखिए जो प्रायोगिक बुक्स है RN मिश्रा और PK शर्मा की बुक्स है, मुझे तो अच्छी लगी और आप देख सकते हैं। आप इस प्रकार से आप तैयारी करें। आप
मैं भी रोज लैब असिस्टेंट के लिए भूगोल विषय के लिए एक वीडियो डालूंगा कल से, और आप पढ़ सकते हैं। अच्छा लगे तो आप चैनल आपका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक है, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। धन्यवाद।